आज क्या नया पहला दिन है क्या इनका? हाँ, ऑनलाइन वालों को कुछ मिलता नहीं है। किताब कित, किताब कॉपी नहीं मिलती ना, बुक्स नहीं मिलती ना। अपन लोगों को पूरा देखने का सौभाग्य भी नहीं मिलता। क्यों रे? वो दूसरी क्लास क्यों नहीं अटेंड करती है? वो तेरी फ्रेंड जो है दूसरी, वो आती तो रोज है, फिर जाती किधर है? हैं? अरे जो तेरे साथ जिसने क्लास ज्वाइन करी थी ना, हैं? घर का रहती है, होती यही दिखती है ना। उसको बोलना तेरे को सर ने देख लिया है। हेलो। हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके। उसको ये बोलना बेटा कि अकेर अकेडमी वो आएगी तो क्लास में आएगी, और एकेडमी नहीं मतलब क्लास में अगर नहीं आना है तो यहाँ नहीं आएगी वो। तो मैं उसको बहुत दिन से देख रहा हूँ, 6 महीने हो गए मेरे को। 6 महीने में वो 6 दिन भी क्लास में नहीं दिखी मैं। और तू हर क्लास में दिखती है। दिक्कत क्या है तुम दोनों की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मामला। हाँ भैया। क्या आखिरी पीरियड है क्या? जब भी ऐसी उम्मीदों भरी नजरों से मेरी ओर देखा जा रहा है। कुछ लोग तो सोच रहे होंगे ये आदमी अभी बेहोश होके गिर जाए तो कितना अच्छा हो। ऐसी कामनाएं जो अच्छी बात नहीं है, ऐसा टीचर के बारे में ऐसा सोचना। क्या पढ़ रहे थे अपन? चक्की का पता बता देना। तो यार है, घर पे ही चक्की है तो पिसवाते तेर से नहीं है? नहीं, कहाँ से आया? सनावत से। बढ़वा के आगे। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, तू आगे बैठ, दिक्कत नहीं है। तो कन्याओं के आगे मत बैठ, बेचारी बच्चियां सब। तुमको बोर्ड दिख रहा है? तुम दोनों तेरे को तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा हो। और इसको तो दिख रहा होगा, ताक झाक तू भी करके कर लेते है। इसको सॉरी बोल दूं? है? सॉरी यार, तू है ना, जनवरी अटेम्प्ट दे लेना है। तो भैया ऐसा कोई ऐसी जगह बैठो ना जहाँ मतलब अपन अड़े नहीं किसी को। ऐसे में क्या है फिर, बहुत दुआएं मिलती हैं अपने को। वो दुआएं फिर दिक्कत दे जाती हैं फिर। तो और भी सारे लोगों ने बोला होगा। नहीं बोला कोई ने भी? मैं हूं। तेरे लिए एक स्पेशल बेंच अलग से लगवा, एक सिंगल टेबल सिंगल बेंच दिलवा दूंगा तेरे को मैं। उसमें तू आराम से फैल के बैठना है एकदम। तेरे को भी तकलीफ नहीं, दूसरों को भी तकलीफ। जैसे ये तो पहले दिन से इसने तो कोना पकड़ लिया है, पर ये तो भी ठीक था, मतलब इसमें बच्चे आधी स्क्रीन तो देख ही लेते। तेरे बैठने से क्या हो गया है, स्क्रीन तो दूर गई, दीवार ही नहीं दिख रही बच्चों। और तू रोज आएगा, रोज अलग अलग कलर की शर्ट पहन के आएगा तो बच्चे बोलेंगे आज ग्रीन कलर की शर्ट है, आज लाल कलर की स्क्रीन हो रही है। कल परसों तक तू वहां बैठ रहा था उधर। हाँ, वो जो जहाँ वो छोटू बैठी है ना, जो छोटू के आगे जो, वहां बैठ जाया कर तू बस। तो क्या होगा कि तू और वो पिलर दोनों मिलके एक दूसरे को समझ लेंगे। तो बाकी की पब्लिक क्या है इधर? क्या पढ़ रहे थे? कंबाइन मीन तक आ गए थे?
तीन प्रॉपर्टी हो गई मीन की। अरे जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? पक्का? अभी ऐसा कुछ कुछ दिन में भी शुरू में पीरियड लूंगा, ऐसा नहीं है। अभी पहला पीरियड किसका, मित्तल सर का लगता है? असीम सर का लगता है पहला, 9:30 से। चलने दे असीम सर का पीरियड, क्या आखिरी कर दें? आखिरी नहीं करें? हाँ, किसका? सौरभ सर का पहले करवा दें। अभी उनका कब रहता है? लंच के बाद? बहुत मुश्किल है। तो उससे क्या होगा? असीम सर का बाद में कर दें ऐसा, आज लंच के बाद कर दें। सोना तो दोनों की पीरियड में क्या फर्क पड़ता है? मम्मी लोरी सुनाए कि मौसी लोरी सुनाए, कहना क्या है? सोना तो है ही है। सबसे खतरनाक सब्जेक्ट वही है भैया, ओ, बता दे रहा हूं। किसी जमाने में हमारा खतरनाक हुआ करता था, पर आजकल लॉ सबसे ज्यादा पिछले 4-5 सालों से लॉ में ही बच्चे बड़े परेशान हैं। लिखने की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और इसलिए कोशिश रहती है कि थोड़े पीरियड ऐसे लगा दे शुरुआत में। रंजन सर के पीरियड लगाना तो मजबूरी है, वो बुरा मान जाते हैं, फिर वो पुट्टिस हो जाते हैं। फिर वो मेरे से 8-10 दिन तक बात नहीं करते। फिर मेरे को घर पे भाभी को बोलना पड़ता, फिर भाभी उनको समझाती है, फिर वो आके अगले दिन पुच्ची करते हैं। फिर जो है 8-10 दिन चलते हैं, फिर वो गुस्सा हो जाते। तो अभी जो है ऐसी कहानी है। तो अभी जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मैंने तुम्हारी क्लास, मेरे पास चॉइस ही थी कि मैं तुम्हारी क्लास 8:45 से कर दूं, सुबह 9:30 की जगह जल्दी कर दूं। फिर मेरे को तुम सब लोगों का चेहरा याद आ गया। तो मैंने कहा यार ये बच्चे कहाँ सुबह जल्दी उठकर आएंगे, तो रहने दो। तो इसलिए मैंने 9:30 ही रखा है तुम्हारा टाइम। तो तुम्हारा 9:30 ही रहेगा, तुम चिंता मत करो। गर्मी पड़ेगी जब 8:30 से कर लेंगे। क्या बोलते हो? देवास वगैरह से आने जाने वाले तो नहीं है कोई? देवास से, पीथमपुर से आने वाले, जो थोड़ी दूर से आते हो, तो बता देना जब 9:45 करना, 9:45। कभी आप बोलोगे सर 8:15 कर दो, तो 8:15 भी कर सकते हैं। मित्तल सर फ्री है, सुबह आ जाएंगे जल्दी। 6 बजे से भी कर सकते हैं। 6 बजे के लिए वो रात को आके इधर सो जाते हैं। बोलो, सौरभ सर का लगा दें सुबह? सुबह सुबह असीम सर का लगा देते। रविजीत सर से मैथ्स पढ़ लो सुबह, बोनी बट्टा अच्छा हो जाएगा। है? मैथ समझ में आ रहा है? क्या पढ़ा रहे हैं सर? अभी वही चल रही है कि ठीक से समझा रहा है कि रिसर्च कर रहे हैं कैलकुलेटर पे कुछ? अभी तो टॉपिक चालू नहीं हुआ, कल से हो जाएगा। ये 1 अप्रैल वाली बैच है ना, तो हो जाएगा। 6 दिन 7 दिन हो गए। तो साहब, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़ रहे थे अभी अरिथमेटिक मीन के बारे में। फिर सबसे पहले हमने इसके 3 फार्मूले देखे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद फिर हमने इसकी 3 प्रॉपर्टीज भी देखी, जो कि उसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। उसमें हमने कंबाइन मीन का फॉर्मूला पढ़ा। एक क्वेश्चन करा था हमने आखिरी में रेशो वाला, वो सबको समझ में आया या नहीं आया ये बताओ? नहीं आया हो तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। उस अटेम्प्ट से लेकर आज अटेम्प्ट तक इस टाइप का कोई क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आया है, और आएगा भी नहीं। आईसीआई वालों को मालूम है किस लेवल का बच्चा आता है, इतना कठिन नहीं पूछते वो, सिंपल पूछते, वही नहीं करता आदमी। अभी एक अटेम्प्ट में आ गया था कि कितने प्रकार के एवरेज होते हैं, लोग 3-3 पे टिक करके आ गए। यहाँ चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ कि 5 एवरेज होते हैं बेटा, 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती। तो इतने कठिन लेवल पे जाते नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, और वो जरूर कर लेना क्योंकि वो मेरे टेस्ट में जरूर आएगा। रेशो वाला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मेल और फीमेल अपन ने करा था ना, फिर परसेंटेज निकाला और फिर संख्या निकाली। तो वो 3 तो अरिथमेटिक मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज थी। अब अपने को एक फॉर्मूला उसका और पढ़ना है, वो है करेक्टेड मीन का फॉर्मूला। इसका भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में। करेक्टेड मीन,
फॉर्मूला है एक्स सी बार बराबर एन एक्स बार माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन एन। यहां पर डब्ल्यू वी का मतलब होता है रॉन्ग वैल्यू और सी वी का मतलब होता है करेक्ट वैल्यू, और एन का मतलब तो जो है ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एक्स बार का मतलब है हमारा पुराना वाला मीन, ओल्ड मीन, जिसको हमको करेक्ट करना है। अब व्यवस्था ऐसी है इस फार्मूले की बनावट कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि लिख लिया सबने फार्मूला, लिख लो। मैंने आपसे बोला कि यार ये 5 वैल्यू है, आप इसका मीन निकालिए, तो आप क्या करेंगे? सारी वैल्यू का पहला काम करेंगे टोटल लगाएंगे, और दूसरा काम करेंगे उसको 5 से डिवाइड करते। अब मैंने आपसे मीन निकलवा लिया और आपने मीन मुझे निकाल के दे दिया 25 कि सर ये 5 वैल्यू का मीन 25 आया। बाद में मैंने आपसे बोला यार मेरे से गड़बड़ हो गई, मेरे को आपको एक वैल्यू 21 देना थी, लेकिन मैंने गलती से आपको 31 दे दी। क्या गलती हो गई? मेरे को आपको देना क्या थी? 21, और दे क्या दी? 31 दे दी। तो अब आप करेक्ट मीन निकालो वापस। जो वैल्यू आपने 31 करके निकाली है उसकी जगह आपको 21 रखना है और करेक्टेड मीन निकालना है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप वापस यहां पर 31 हटाओ और उसकी जगह 21 रखो, फिर से पूरा टोटल लगाओ और फिर से उसको 5 से डिवाइड कर दो। ये एक तरीका है, थोड़ा लंबा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपने इन पांचों का टोटल निकाल रखा है तो उस टोटल में से 31 को माइनस कर दो और 21 को प्लस कर दो, ये टोटल करेक्ट हो गया, और वापस से उसको 5 से डिवाइड कर दो। बोलो हाँ कि ना। अब आप बोलोगे सर आपने वैल्यू तो बताई नहीं, हम टोटल कहां से निकालें, हमको तो सिर्फ मीन मालूम है और ये मालूम है कि एन बराबर 5 है, तो अब हम टोटल कहां से निकालें? तो टोटल निकल जाएगा, इसकी जगह पे एन एक्स बार लिख देंगे तो टोटल आ जाएगा 5 इंटू 25 125 माइनस 31 प्लस 21। ये तो आपने टोटल को करेक्ट कर लिया, और वापिस आप इसको क्या करोगे? 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये 115 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 मीन आ जाएगा। ये करेक्टेड मीन आ गया। टोटल निकालने के लिए आपको एन की जरूरत है और एक्स बार की जरूरत है, दोनों आपको दिए हुए हैं। रॉन्ग वैल्यू आपको दी हुई है, करेक्ट वैल्यू आपको दी हुई है, एन आपको दिया हुआ है। सारी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा? करेक्टेड मीन निकल जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लिया सबने? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। द मीन ऑफ 10 वैल्यूज, द मीन ऑफ 10 values is found to be 42। 10 वैल्यू का मीन 42 पाया जाता है। द मीन ऑफ 10 वैल्यूज इज फाउंड टू बी 42। 10 वैल्यू का मीन कितना आता है? 42 आता है। लेटर इट वॉज फाउंड दैट, बाद में पता चलता है, वन वैल्यू 38 is wrongly taken as 48। बाद में हमको पता चला कि एक वैल्यू 38 गलती से क्या ले ली गई थी? 48 ले ली गई थी। वन वैल्यू 38 इज रॉन्गली टेकन एज 48। फाइंड द करेक्टेड मीन। सब दिया है क्वेश्चन में, बताइए। एन बराबर कितना लिख लें? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 10। पुराना वाला मीन कितना? 42। रॉन्ग वैल्यू कितनी? रॉन्गली टेकन एज 48।
एंड करेक्टेड वैल्यू कितनी? 38। सब दे रखा है, पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? स्पष्ट लिखा हुआ है हर चीज। तो करेक्टेड मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स सी बार बराबर एन एक्स बार माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन एन। कितना आ जाएगा? 10 इंटू 42 माइनस 48 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 10। बताइए क्या आंसर आ रहा है? 41 आंसर आ रहा है। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। एन आपको दिया हुआ रहेगा, एक्स बार आपको दिया हुआ रहेगा, डब्ल्यू भी आपको दिया हुआ रहेगा, सी भी आपको दिया हुआ रहेगा। आपका काम है कि आप रॉन्ग और करेक्ट वैल्यू को पहचाने और उसको फॉर्मूले में रख दें। समझ में आ गया क्या सबको? कितने लोगों को नहीं आया? कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, मीन 42 है, रॉन्ग वैल्यू 48 है, करेक्ट वैल्यू 38 है। और इस तरह से फार्मूला वैल्यू लगाएं, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। एक क्वेश्चन अब आप कर दीजिए, चलिए देखते हैं। द मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज फाउंड टू बी 54। 20 वैल्यू का मीन 54 पाया जाता है। द मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज फाउंड टू बी 54। Later it was found that two values (46 and 63) are misread as 64 and 36 respectively. The mean of 20 values is found to be 54. Later it was found that two values 46 and 63 are misread as 64 and 36 respectively. बाद में यह पता चला कि दो वैल्यू 46 और 63 को गलती से 64 और 36 पढ़ लिया गया था। What is the corrected mean? What is the करेक्टेड मीन? सही मीन क्या होगा वो अपने को निकालना है। व्हाट इज द करेक्टेड मीन? 64, 54.45। कितने लोगों का आंसर आ गया? अच्छा चलो बढ़िया, गुड। और बाकी का, बाकी के लोगों का क्या हाल? करेक्टेड मीन रखेंगे, एन की जगह पे 20 रखेंगे और मीन कितना दे रखा है? 54। जो दो गलत वैल्यू है वो माइनस करनी पड़ेगी। गलत वैल्यू कौन है? 64 एंड 36, तो वो माइनस कर देते हैं, -64 -36, और प्लस कर देते हैं 46 प्लस 63, और डिवाइड वापस कर देते हैं 20 से। बताइए कितना आंसर? कैलकुलेटर चलाना है। 20 इंटू 54 -64 -36 प्लस 46 प्लस 63, जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको 20 से वापस डिवाइड कर देना। तो कितना आंसर लिख दूं? 54.45। ये करेक्टेड मीन है। पहले जो मीन निकला था 54 वो गलत था, और सही मीन क्या है? 54.45 है। समझ में आ गया हो तो कृपया बताइए सभी लोग। सबका आंसर आ गया अब तो? गलत वैल्यू माइनस, सही वैल्यू प्लस, टोटल करेक्ट हो जाता है, और फिर वापस उसको हम 20 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। इसमें दो वैल्यू हटा दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, द मीन ऑफ
10 values is found to be 36, 10 वैल्यू का मीन 36 पाया जाता है, कैलकुलेशन में मीन निकाला गया तो 36 निकला। लेटर इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू 40 is extremely taken by mistake। बाद में पता चलता है कि एक वैल्यू 40 गलती से ज्यादा ले ली गई थी। हाँ बेटा आ गया, रुक तो जा। Later it was found that one value 40 is extremely taken by mistake and therefore it is omitted from the calculation। उसको हमने कैलकुलेशन से ही बाहर कर दिया, वो गलती से ज्यादा ले ली गई थी तो हमने उसको कैलकुलेशन से बाहर कर दिया। 10 की जगह 9 वैल्यू थी, हमने ले ली 10 वैल्यू, तो मीन अपना कितना निकला था 36 निकला। अब बोला जा रहा है कि वो जो ज्यादा वैल्यू ले ली थी एक वैल्यू आपने, उसको आप बाहर कर दीजिए और फिर रिमेनिंग वैल्यू का मीन निकालिए। फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज। फाइंड द मीन ऑफ रिमेनिंग वैल्यूज। कैलकुलेशन में 10 वैल्यू ले ली गई जबकि लेना 9 ही थी, और जो एक वैल्यू ज्यादा ले ली 40 उसको बाहर कर दिया, तो बची हुई वैल्यू का मीन निकालना है। कितना आंसर आया? हाँ 35.55। कितने लोगों का आ गया? 35.55 इधर भी आया है, एक 40.44 भी आया है, 35.55। अच्छा इतने लोगों का आ गया, बाकी के लोगों का किसी का कुछ और आ रहा हो? डिवाइड किससे करेंगे, 10 से कि 9 से? 9 से। चलिए तो पहले तो टोटल निकाल लेंगे, 10 इंटू 36 360 टोटल हो जाएगा। माइनस कर देंगे 40। अब चूंकि हमने 40 माइनस किया तो एक वैल्यू टोटल में क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अब डिवाइड हम किससे करेंगे, 9 से करेंगे। तो 360 में से 40 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 320 इज डिवाइडेड बाय 9। कितना आंसर? ना 35.55। चलिए कितने लोगों को लग रहा है कि 9 से डिवाइड क्यों किया? किसी को भी नहीं लग रहा। 9 से डिवाइड, चलो जिसको लग भी रहा है उसको मैं बता देता हूं, वो हो सकता है इतने सारे लोगों के बीच में वो लगाना नहीं चाहता हूं। एक वैल्यू कम कर दी, ज्यादा दे दी थी मैंने आपको, 10 की जगह 9 की जगह 10 वैल्यू दे दी थी। बाद में बोला यार 40 गलत दे दिया, इसको हटा दो। तो अब 40 को हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जब हम एक वैल्यू हटा के माइनस करके हटा देंगे तो डिवाइड हमको कितनी वैल्यू से करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा। सो आंसर इज 35 पॉइंट। हाँ वो बोलते कि 40 को हटाओ और उसके बदले में 50 को रखो, तो फिर हम ऊपर 50 प्लस करते और डिवाइडेड बाय वापस 10 करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? करेक्टेड मीन के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोनों टॉपिक कंबाइन मीन और करेक्टेड मीन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया हो तो बताइए। चलिए अगला एवरेज पढ़ना है जिसका नाम है मीडियन। नेक्स्ट एवरेज, मीन के बाद मीडियन की बारी। मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज। मीडियन एक पोजिशनल एवरेज है। मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज
because it is obtained at the middle of the distribution. It is obtained at the middle of the distribution. मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज विच इज ऑब्टेन एट द मिडिल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. वो पोजिशनल एवरेज है क्योंकि वो मिड पोजीशन पे डिस्ट्रीब्यूशन की हमको मिलता है. अब आपको याद होगा मीन पढ़ाते समय मैंने आपको 3 डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे. कौन कौन से? एक तो मैंने आपको बताया डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक बताया आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपको बताया कंटिन्यूस. और ये भी बताया था कि जब हम बाकी के चारों एवरेज पढ़ेंगे तो इनकी बात फिर से करेंगे. तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन निकालने का तरीका चेंज हो जाता है. सबसे पहले डिस्क्रीट की बात करेंगे. इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन we arrange the given values in increasing order. पहला काम तो हमको क्या करना है कि जो वैल्यूज हमको दे रखी है उनको हमको इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. द गिवन वैल्यूज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. देन the value which is obtained, the value which is obtained at the middle of the distribution is known as median. वो वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन के मिडिल में आती है वो क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती. इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड एट द मिडिल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मीडियन व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. अगर आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमाया जाए और उसके बाद जो वैल्यू सेंटर में आएगी वो क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी. इज नोन एज मीडियन. 5-7 लाइनें लिखी है, मेरे ख्याल से किसी को समझने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. पहला काम क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, फिर देख लो सेंटर में कौन आ रहा है. बाकी की चीजें अपन एग्जांपल से समझेंगे आगे जाकर कि क्या हो रहा है मीडियन के मामले में. ठीक है साहब? किसी को कोई समस्या हो तो बताना, नहीं हो तो बिल्कुल भी मत बताना. चलो यहां पूछ लो, व्हाट्सएप कर दो. आज का समझ में नहीं आया, दुनिया में सबसे ज्यादा बटा हुआ नंबर है ये. व्हाट्सएप पे उपलब्ध, नो डीपी नो स्टेटस. ठीक, लेकिन बस रात को 2-3 बजे कुछ मत पूछना. और कितने रात को ही पूछ लेते, बोले सर मैं अभी पढ़ रहा था और अभी मेरे को मीन समझ में नहीं आया, तो मैंने सोचा आपको अभी फोन लगा लूं. सुबह 9 बजे के पहले, रात को 9 बजे के पहले, सुबह नहीं, और सुबह 9 बजे के बाद आप सादर आमंत्रित हैं. डाउट डाल दो, आंसर आपको मिल जाएगा. अगर वो व्हाट्सएप पे सॉल्व करने लायक डाउट हुआ तो अब वो आपको मेरे को सामने कॉपी में बैठ के समझाना है, तो उसके लिए फिर आपको मेरे से अलग से क्लास के बाद आकर के मिलना पड़ेगा. ये जो सामने है रूम बना हुआ है इसको हम फैकल्टी रूम बोलते हैं, हालांकि वो फैकल्टी रूम नहीं है. वहां पे आपको बहुत सारे लोग बैठे हुए मिलेंगे, फैकल्टी को छोड़ के सब बैठे हुए मिलेंगे. फैकल्टी को बैठने की जगह नहीं है, फिर फैकल्टी रूम एक अंदर है.
जहां पे दो सोफे लगे हैं, एक बड़ा सोफा और एक छोटा सोफा। बड़े सोफे पे रविजीत सर का कब्जा रहता है और छोटे पे असीम सर का रहता है। ऐसा इन दोनों का कहना है कि ये जो कपड़ा लगा ये हम खरीद के लाए थे। अब भगवान जाने हकीकत क्या है, तो हमको उस पर भी बैठने की परमिशन नहीं है, हम दरी बिछा के नीचे बैठते हैं। हम मतलब बाकी हम सब जो बचे वो, दीपक सर बैठ नहीं पाते क्योंकि गर्दन अड़ती है उनकी। मैंने तो उनको बोला तुम तो सिक्योरिटी में भर्ती हो जाते, कहाँ यहाँ सीए वीए बन गए, बढ़िया नई दिल्ली में बैठते। और जब नरेंद्र मोदी जी बोलते कि दीपक बाबू जरा पाकिस्तान के हाल बताओ, तो तुम यूं गर्दन निकाल के झांकते बाहर, इस्लामाबाद दिख जाता तुमको, और तुम बता देते कि क्या नाम जो है इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं और इधर चाइना में क्या हो रहा है। वो थोड़ी सी गर्दन ज्यादा उठा देते तो कोरिया तक दिख जाता। पर अब तो इसी समस्या है, तो फिर भी आप आ जाओ, चूंकि आप स्टूडेंट तो आपको जगह मिल जाएगी, तो आपके बहाने हम बैठ जाएंगे। मतलब पॉलिसी इज दैट कि आप डाउट पूछने आओगे, आप बैठोगे, आपको जगह मिलेगी क्योंकि आप स्टूडेंट हो। फिर आप धीरे से खड़े हो जाओगे कि सर मैं बैठा हूं, आप खड़ा अच्छा नहीं लगता, फिर आप हमको बिठा दो। तो इस तरह से जो है जगह बना के डाउट पूछने की रखिए भैया। जो पूछने आएगा मेरे को बड़ी खुशी होगी। वैसे तो आते नहीं है मेरे सब्जेक्ट में डाउट, अब मैं भगवान जाने पढ़ाता अच्छा हूं या बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता तो डाउट क्या पूछने जाऊं। दो ही बातें हो सकती है, आदमी डाउट कब पूछने नहीं जाता, या तो उसको सारा समझ में आ जाए या उसको कुछ भी नहीं आए। डाउट पूछने हो जाता है जो बीच का रहता है, और बीच का तो हर जगह गड़बड़ है। तो भैया वैसे तो बहुत सरल सरल सी चीजें, ये नंबर है, आप डाउट डाल दीजिए, आप टाइम ले लीजिए कि सर मैं हूं यहाँ 6-7 बजे तक रुकता हूँ रोज, यहाँ से मैं इधर ही रुक जाता हूँ, इधर उधर आपको बैठा हुआ मिल जाऊंगा चाय पीता हुआ। कभी कोई उठा के पीछे ले जाता है, कोई आगे ले जाता है, कोई 6-7 बजे तक मैं इधर ही हूँ। काम करना है, घर जाएंगे तो घर का करना पड़ेगा, जो अपने को आता नहीं है ढंग से। फिर बोला जाएगा कि देखो तुमने पोछा लगाया, तुम्हें कितनी गंदगी हो रही है, फिर से लगाओ। उससे अच्छा एकेडमी में इज्जत की नौकरी कर लो। बच्चे आ जाते नीचे, उनसे मिल लेता हूँ, कोई बाहर के। कभी कभी वो कहते हैं सर आप काउंसलिंग ले लो, तो मैं वो भी ले लेता हूँ। तो मिल जाऊंगा मतलब आपको फुर्सत में। तो आप आइए, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, आपके पास टाइम की बहुत समस्या है। फिर भी ये अभी इसलिए बोल दे रहा हूँ क्योंकि अभी तो धीरे धीरे सरल चल रहा है, धीरे धीरे चीजें कठिन की तरफ बढ़ेंगी और कोर्स आगे बढ़ेगा, सारे सब्जेक्ट का कोर्स आगे बढ़ेगा, फिर हम ओवरलोडेड होना शुरू होंगे। जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी नजदीक आती जाएगी, हमारा जो दिमाग का मानसिक स्तर है, मानसिक संतुलन जिसको बोलते हैं, वो बिगड़ता जाएगा। एट द लास्ट फिर ये होगा कि यार बहुत सारा पढ़ने का हो गया है और अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें कहाँ से खत्म करें। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप सारे सब्जेक्ट को बिल्कुल साथ साथ लेके चले, किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा समय ना दें। कई लोगों का उनको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है तो इकोनॉमिक्स ही पढ़ते रहते हैं, उनको मैथ्स स्टेट से नफरत है तो वो मैथ्स स्टेट हाथ भी नहीं लगाते, तो उनका कुछ प्रिय सब्जेक्ट है तो वो उसी में मेहनत। तो यहाँ समस्या आईसीआई ने डाल रखी है कि 40 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे ना। हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल अगर 40 लाने का क्राइटेरिया नहीं होता तो सीए का रिजल्ट भी 60-70% निकलता, जो कि अभी 25-20-25-30% निकलता है। ऐसा इसलिए होता है कि प्री सब्जेक्ट में तो आप ताकत लगा देते हो, अच्छा ले आते हो, जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, या सबका रहता है कुछ ना कुछ। जैसे मेरे को कभी अकाउंट समझ में नहीं आया जीवन में, मैंने एक ही बार पढ़ा है मैनेजरियल अकाउंटिंग, एमबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में था, मेरे को एटीकेटी आ गई थी उसमें। फिर दूसरी बार फिर दिया तो फिर आ गई एटीकेटी, मेरे को समझ में नहीं आया। बैलेंस शीट आज तक एंट्री वेंट्री क्या होती है, वो डेबिट क्रेडिट भी समझ में नहीं आया मेरे को। रहता है सबका अपना, मैं साइंस वाला आदमी, मेरे को अकाउंट्स। वो तो तीसरी बार मैंने एटीकेटी दी और भगवान ने भला कर दिया कि एक अच्छी पढ़ने लिखने वाली लड़की पास में बैठ गई थी,
उसको नहीं देखा मैंने, उसकी कॉपी को देखा, तो मेरा वो पेपर निकल गया। बता दिया मतलब आपको मैंने, बोला अच्छी लड़की बैठ गई थी तो आपके मन में क्या 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 विचार आ गए होंगे। तो कहने का सार ये है कि सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे पढ़े। अभी तो कोई घर जाके पढ़ता नहीं होगा, कोई होमवर्क भी देता नहीं होगा। रवि जी सर ने होमवर्क देना शुरू करा कि नहीं करा? चलो, तो जब तक वो थोड़े दिन अच्छे से जी लो, ठीक है। उसके बाद वो बोलेंगे बेटा, कैसे बोलते हैं बेटा? हाँ छोटू, कैसे? पेज नंबर 44 से लेके पेज नंबर 144 तक होमवर्क। जितना मैं साल भर में नहीं देता हूं उतना वो एक दिन में दे देते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी आपको ऐसी आदत डालनी पड़ेगी, टाइम टेबल बना के पढ़ना पड़ेगा। अब तुम सब क्या छोटे बच्चे हो, अभी अभी तुम क्या 12th दे के आए? 12th का एक डिसिप्लिन लाइफ में हम जीते हैं। स्कूल होता है, रोज जाते हैं, टीचर की सब पे नजर होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, सारी रिपुटेशन घर पहुंचती है, रिपोर्ट कार्ड घर पहुंचता है जो 100-200 लोग देखते हैं, मार्कशीट आती है तो होता है ना। तो वहां तक हम क्या, अब एकदम से हम क्या हुआ, अभी ऐसी इसमें आ गए कि हमारे ऊपर से सारा कंट्रोल जो था वो खत्म हो गया। अब हमको घर वालों ने भी बड़ा मान लिया है। उनने कहा बेटा तू तेरे हिसाब से देख लेना। तो अब हम एकदम से बड़े होगा 4 महीने में। 4 महीने पहले तो छोटे ही थे, अब एकदम से बड़ा भैया। बीकॉम की पढ़ाई भी तुम करो, सीए की पढ़ाई भी तुम करो, फिर इतनी बड़ी पढ़ाई उसको कैसे मैनेज करना। फिर जो बाहर से आए हुए बच्चे रहते हैं उनको यहाँ रायचंद मिल जाते हैं। हर हॉस्टल में 10-15 रायचंद रहते हैं। वो ऐसे रायचंद है जिनके 2-3-3-4-4 साल से अटेम ही नहीं निकल रहे, वही रायचंद रहते हैं। इंटर का 6वां अटेम्प्ट, फाइनल का 7वां अटेम्प्ट, वो फिर क्या वो आपको बरगला देते हैं। तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए, हर सब्जेक्ट को उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से वेटेज दीजिए और उसको उसी हिसाब से पढ़िए। अकाउंट्स बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लॉ बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ में लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के अपनी नैया जो है वो पार होगी। चलिए, मीडियन कहां तक लिख लिया था? कब तक क्लास रहती? 2:15 की 2:30? हाँ सॉरी, 3:15 की 3:15। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे। अभी मैंने मीडियन एक डिस्ट्रीब्यूशन में लिखवाया है, ठीक है।